कहानी ज्यादा लंबी नहीं है, कृपया इसको पूरी देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। शहर में एक बहुत ही नामी व्यापारी रहता था। वो अपने राज्य में काफी सम्मानित तथा प्रतिष्ठित था। वो गरीब और जरूरतमंद लोगों को दिल खोलकर मदद भी किया करता था। अपने अच्छे व्यवहार के चलते व्यापारी राज्य के राजा और आम आदमी के बीच काफी लोकप्रिय था। एक दिन व्यापारी के लाडली बेटी का विवाह तय हुआ। इस उपलक्ष्य में उसने एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया। इस भोज में उसने राज्य के सभी गण्यमान्य व्यक्ति, साधारण गांव वाले से लेकर राज परिवार तक सभी को आमंत्रित किया। राजघराने का एक सफाई कर्मचारी था जो महल में साफ सफाई और झाड़ू लगाता था। वो महल में विशेष रूप से राजा के शयनकक्ष की साफ सफाई करता था। वह भी इस भोज में शामिल हुआ, मगर गलती से वह भोज में एक ऐसी कुर्सी पर बैठ गया जो विशेष रूप से केवल राज्य परिवार के सदस्यों के लिए रखी हुई थी। सफाई कर्मचारी को उस कुर्सी पर बैठा देखकर व्यापारी को काफी गुस्सा आ गया। गुस्से से व्यापारी सफाई कर्मचारी को सबके सामने डांट फटकार कर वहां से भगा देता है। सबके सामने हुए इस अपमानित बर्ताव से सफाई कर्मचारी को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। वह व्यापारी को सबक सिखाने का प्रण लेता है। एक दिन सफाई कर्मचारी राजा के कक्ष में सफाई कर रहा था। वह राजा को अर्ध निद्रा में देखकर धीमी आवाज में बोलना शुरू करता है। यह व्यापारी अपने आप को क्या समझते हैं? आज तो हद कर दी इस व्यापारी ने। इश्क की यह मजाल की उसने स्वयं महारानी के साथ भी दुर्व्यवहार किया। यह सुनकर राजा की नींद खुल जाती है और गुस्से में सफाई कर्मचारी से पूछता है, क्या यह वाकई में सच है? क्या तुमने व्यापारी को दुर्व्यवहार करते देखा है? सफाई कर्मचारी तुरंत राजा के पांव पकड़ते हैं और कहता है, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं कल रात को ठीक से सो नहीं पाया। मेरी नींद पूरी नहीं होने के कारण कुछ भी बड़बड़ा रहा हूं। यह सुनकर राजा सफाई कर्मचारी को कुछ नहीं बोलता, लेकिन राजा के मन में शक पैदा हो जाता है। उसी दिन से राजा व्यापारी को महल में बेरोक-टोक घूमने पर पाबंदी लगा देता है और राज्य को चुकाने वाला कर में भी भारी इजाफा कर देता है। अगले दिन जब व्यापारी महल में किसी काम से आता है तो सेवक उसे बाहर ही रोक देते हैं। यह देखकर व्यापारी बहुत अचंभित होता है। तभी वहीं पर खड़ा सफाई कर्मचारी मजे लेते हुए कहता है, अरे सेवक, जानते नहीं ये कौन है? ये इस राज्य के बहुत बड़े व्यापारी हैं, जो तुम्हें महल से बाहर भी फेंकवा सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसा इन्होंने मेरे साथ अपने भोज में किया था। इनसे तनिक सावधान रहना। यह सुनते ही व्यापारी को सारा माजरा समझ में आ जाता है। वह सफाई कर्मचारी से अपनी पिछली हरकत को लेकर माफी मांगते हैं और उसे अपने घर परिवार सहित खाने पर आने का न्योता देता है। जब सफाई कर्मचारी व्यापारी के घर में जाते हैं, उसे खूब सम्मान के साथ स्वादिष्ट और लाजवाब भोजन से सत्कार करते हैं। फिर बड़ी विनम्रता से भोज वाले दिन किए गए अपमान के लिए क्षमा मांगता है और बोलता है कि उसने जो भी किया गलत किया। सफाई कर्मचारी बहुत खुश होता है और व्यापारी से बोलता है, आप चिंता ना करें, मैं राजा से आपका खोया हुआ सम्मान आपको जरूर वापस दिलाऊंगा। अगले दिन राजा के कक्ष में सफाई करते हुए सफाई कर्मचारी फिर से बड़बड़ाने लगते हैं, हे भगवान, हमारा राजा तो इतना मूर्ख है कि वह गुसलखाने में भी भोजन कर लेते हैं। यह सुनते ही राजा बहुत क्रोधित हो जाता है और सफाई कर्मचारी को कहता है, मूर्ख, तुम्हारी ये हिम्मत, तुम्हें मालूम है इस गुस्ताखी के लिए तुम्हें कठोर दंड मिल सकता है। सफाई कर्मचारी राजा के चरणों में गिर जाता है और माफी मांगता है और फिर वही बात दोहराता है कि नींद की वजह से वह कुछ भी बोल रहा था। उसे खुद नहीं मालूम कि वह क्या कह रहा था और कभी दोबारा नींद में न बड़बड़ाने की कसम खाता है। राजा सोचता है कि जब यह मेरे बारे में इतनी गलत बातें बोल सकता है तो इसने व्यापारी के बारे में भी गलत बोला होगा। मैंने बेकार में ही व्यापारी को दंड दिया। अगले ही दिन राजा व्यापारी को महल में उसकी खोई प्रतिष्ठा वापस दिला देता। Long ago, there used to be a king named Alexander. He had a young son who had no mother and was always sad. He did not laugh and play like other children. The king was very upset by these things. One day, the king announced in the court that whoever would succeed in making the prince laugh would be given a reward of 1,000 gold coins.
there lived a mischievous boy named Dodo in the city. Dodo also came to know about this. He always had fun doing some kind of mischief things. By his behavior, other people always faced a lot of trouble. Dodo also decided to try this challenge of the king. One day, while on his way, he saw a man who was performing juggling tricks by throwing many balls in the air. And one after the other, he was showing some magic by holding all the balls with his hands. Seeing this, the people standing nearby were having a lot of fun and were also smiling. People were liking his act very much. Dodo also stood there for a long time and looked at this art very closely and thought that many people are laughing. How can that little child not laugh? Dodo also thought of doing something similar. Problem is that he did not have money to buy many balls. He made a plan, he climbed many trees and stole eggs from the nests of birds and crows and collected them, and returned home at night. And hide all the eggs in a blanket. As soon as the morning came, he took his old bicycle and left for Royal Palace. Many people had come to the palace to participate in the competition. One person after another tried, but no one succeeded in making the king's son laugh. Now the turn has come for Dodo. While riding a bicycle, he started throwing many eggs in the air to show egg acrobatics. The bicycle was so old and rusty that it was wobbling dangerously from one side to the other. He was not that skilled in juggling. All the eggs started bouncing around the palace and falling on other courtiers. Eggs were breaking on someone's face, shoulder, and someone's head. Since the eggs were kept wrapped in a warm blanket overnight before being brought to the palace, baby birds and baby crows were also hatching from some of the eggs. One of an egg also broke on the king's head and a baby crow came out of the egg, and as soon as it came, it peed on the king's nose. All the courtiers burst out laughing. The king got very angry, but his son sitting near the king started laughing loudly. After seeing his son laughing like this, even the king could not stop laughing. King Alexander gave a similar reward of 1,000 gold coins to the mischievous Dodo and hugged Dodo for what he had done. कहानी ज्यादा लंबी नहीं है, कृपया इसको पूरी देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में रहस्य और भय में डूबी एक वीरान हवेली खड़ी थी, जिसके बारे में मान्यता थी कि यह प्रेत बाधित है। हवेली शहर की बाहरी इलाके में अवस्थित थी, जहां के लोग एक अनजान भय से उस रास्ते रात के समय में आते जाते नहीं थे। स्थानीय किंवदंती के अनुसार ऐसा कहा गया था कि पिछला मालिक अजीब परिस्थितियों में ही गायब हो गया था और अपने पीछे एक आतंक की विरासत छोड़ गया था। आज तक उसका कुछ पता नहीं चला। स्थानीय गांव वाले मानते थे उसका भूत अभी भी उस हवेली में घूमता रहता था और प्रेत बाधित करता था। एक दिन एक भयावह तूफान के बीच जॉनसन परिवार उसी रास्ते से निकल रहा था। उनकी कार सुनसान सड़क पर अचानक हवेली के पास आकर रुक गई। रात में तेज आंधी चल रहा, अचानक उसकी गाड़ी बंद पड़ गई। उसने गाड़ी स्टार्ट करने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो पाया। जॉनसन ने देखा कि पास ही एक हवेली है, वहां जाकर किसी की मदद मांगते हैं और हो सके तो वही रात गुजारने की व्यवस्था करते हैं। उनके पास हवेली की जर्जर दीवारों के भीतर शरण लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। उसने हवेली के पास जाकर आवाज लगाया, कोई है? अंदर से कोई आवाज नहीं आया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ लगने से पहले ही दरवाजा अजीब आवाज के साथ अपने आप खुल गया, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अंदर आने का इशारा कर रहा हो। हवेली के खाली गलियारों में अजीब कदमों की आवाज गूंज रही थी। अभी हवेली में कदम रखा ही था कि जॉनसन ने एक अजीब सी बेचैनी महसूस किया। इतनी ठंडी तूफानी रात में भी हवेली में काफी गर्मी महसूस हो रहा था। उसकी पत्नी भी काफी डर गई थी। उसने जॉनसन से कहा, यहाँ कोई नहीं है, ये जगह काफी डरावना लग रहा है और अजीब सी घुटन महसूस हो रहा है, यहाँ रुकना सही नहीं होगा। लेकिन जॉनसन ने कहा, तूफानी रात है, गाड़ी बिगड़ गई है और बाहर निकलना फिलहाल संभव नहीं है, इसलिए आज रात यहीं गुजारते हैं। कल सवेरे ही निकल जाएंगे और सुबह हमारी गाड़ी ठीक करने के लिए शायद कोई मैकेनिक भी हमें मिल जाए। इस तरह जॉनसन परिवार उसी हवेली में रात गुजरने के लिए मजबूर हो गया।
लंबी सफर से जॉनसन परिवार काफी थक चुके थे और सब ने जल्दी ही सो जाने का फैसला किया ताकि सुबह जल्दी निकल पाए। जॉनसन की बेटी माशा रात को बाथरूम जाने के लिए उठी। बाथरूम कमरे से थोड़ी दूरी में था। जैसे ही उसने बाथरूम की तरफ कदम बढ़ाया, उसने एक छायादार आकृति को अपनी पीछे आने का महसूस किया। वह दहशत में जम गई। उस वक्त उनमें चलने या चीखने की भी ताकत उसमें नहीं थी। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। डरावनी आकृति हवा की झोंकों की तरह गायब हो गया। माशा डर के मारे कांपने लगी। वह चीखकर जोर से भागा और अपनी मम्मी पापा के कमरे में जाकर रोने लगी। उसने सारी बात बताया, लेकिन जॉनसन ने उसके डर को महज कल्पना कहकर खारिज कर दिया। लेकिन उसकी पत्नी बेहतर जानती थी, यह केवल मन का डर नहीं था, क्योंकि उसने भी यह महसूस किया था। महल की चारों ओर अंधेरे में एक अजीब सी फुसफुसाहट महसूस होती थी। डरावनी परछाइयां जैसे सबकी पीछा कर रहा था। माशा ने फिर एक बार अपनी कमरे में जाकर सोने की कोशिश किया, लेकिन उसे डरावने सपने आ रहा था। उसने अपने कमरे में सोने से मना कर दिया और अपनी मम्मी पापा के साथ ही रहने लगी। डर के मारे उसे नींद नहीं आ रहा था। उसने टेबल में पड़ी एक किताब निकला और पढ़ने बैठ गई। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने एक भूतिया आकृति खड़ी थी जो उन्हें अजीब तरह से घूर रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में आग की तरह चमक रहा था। माशा आतंक में चलने या बोलने में भी असमर्थ हो गया। भूतिया आकृति जैसे उन्हें बुला रहा हो। माशा डर गई, लेकिन उसकी पांव खुद ब खुद उसके पीछे चलने लगी। वह आकृति एक तहखाने में चला गया। माशा भी उसके पीछे पीछे उसी तहखाने में चली गया। माशा के तहखाने में जाते ही वह डरावनी परछाई गायब हो गया। माशा काफी डर गया। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश किया। इतने में उसका पैर एक टेबल से टकराया और कुछ नीचे गिर गया। वास्तव में वो एक पुरानी डायरी था। माशा ने उसे उठाया और कुछ पन्ने पलटा। डायरी में हाथों से कुछ लिखा था। यह हवेली के मालिक का हस्तलिखित डायरी था। माशा अनजाने में और उत्सुकता बस पन्ने पलटती गई। पेज दर पेज डायरी ने हवेली के अतीत के काले रहस्यों को उजागर किया। लालच, विश्वासघात और त्रासदी की कहानी। इसमें चुराए गए खजाने, झूठे आरोपों और धन की खोज में खोई गई जिंदगियों की बात की गई थी। उसमें लिखा था कैसे धन के लालच में आकर हवेली के मालिक ने गांव के सदियों पुराने मंदिर से भगवान के कीमती जेवरात चुराया था और सारा आरोप निर्दोष पुजारी पे लगाकर उसे जेल भेजा था। जिल्लत और खोया आत्मसम्मान से आहत होकर पंडित ने खुद को ही खत्म कर लिया था। एक दिन ऐसा भी आया कि जायदाद की लड़ाई में हवेली के मालिक को उसी के बेटे ने हवेली के तहखाने में कैद करके रखा दिया था। वहीं दम घुटकर उसकी जान चली गई थी और तब से वहीं हवेली में उसकी आत्मा भटक रहा था। उसकी कर्मों का पाप उसे मुक्ति नहीं दे रहा था। माशा अब जान गई थी कि वही आकृति उसे अपनी सच्चाई की ओर खींच रहा था। माशा ने सारा माजरा अपनी मम्मी पापा को बताया। सब बात जान उन लोगों ने एक तांत्रिक की मदद लेने का फैसला किया, जिसने हवेली में एक पवित्र धार्मिक अनुष्ठान किया, जिससे हवेली को अतृप्त आत्मा से मुक्ति मिले। जॉनसन परिवार ने मंदिर से चुराया हुआ सारा गहना मंदिर में एक क्षमा पूजा करके भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। जैसे ही धार्मिक पूजा समाप्त हो गया, हवेली की भूत को भी मुक्ति मिल गई।